टैथिस सागर की तरफ जा रहा है। अब दोनों किधर जा रहे हैं? टैथिस सागर की तरफ। तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब यहां पर मान लो ये मार्कर हो गया टैथिस सागर, इधर से आ रही यूरेशियन और इधर से आ रही इंडियन प्लेट। टैथिस सागर, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, दोनों जब एक दूसरे से आगे टकराएगी तो टकराने से दोनों के बीच में क्या बनेगा? फोर्स। और जब यही मान लो मेरा ये हाथ यूरेशियन, ये इंडियन, दोनों जब एक दूसरे पे फोर्स, ये टैथिस सागर, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मार्कर जो सीधा सा है ये कैसा हो जाएगा? फोल्डेड शेप में आ जाएगा कि नहीं? ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो इस टैथिस सी पे जब दोनों का दबाव पड़ा तो फिर इस टैथिस सी के जमीन के नीचे का हिस्सा ऊपर उठ गया और नीचे धंस गया और ये शेप बन गया फोल्डेड शेप। और इसी तरह से इस फोल्डेड शेप को हम क्या कहते हैं? माउंटेन। और माउंटेन में कौन सा माउंटेन? हिमालय माउंटेन। बात समझ में आई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है? बात समझ में आई? बन गया हिमालय माउंटेन। ठीक, क्लियर इतनी बात? हिमालय माउंटेन कैसे बना? ठीक है, अब देखो जब यहां पर बन गया हिमालय माउंटेन तो हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन, इस शेप को कहते हैं फोल्डेड। पानी था नीचे और जब जमीन का हिस्सा नीचे और ऊपर उठा तो काफी पानी जम गया, बर्फ बन गया, तो ग्लेशियर्स बन गए। और लगातार जब पानी ऊपर उठ गया, बर्फ ऊपर मतलब चढ़ गई, ऊपर उठ गई, तो फिर बर्फ लगातार पिघलना भी शुरू हुई। और जब पिघलना शुरू हुई तो बर्फ पिघलेगी तो पानी निकलेगा। अब पानी क्या हवा में लटका रहेगा? नहीं ना, वो ढलान की तरफ ही तो बहेगा। तो यहां से पानी ढलान की तरफ बहना शुरू हुआ। ठीक है, और यहां से हिमालय से लाखों नदियां निकल गई और जो नॉर्थ इंडिया है ना हमारा, इस नॉर्थ इंडिया की तरफ से बहते हुए ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाकर बहने लगी। करोड़ों साल तक ये नदियां बहती रही, करोड़ों साल तक। जब करोड़ों साल तक ये नदियां बहती रही तो नदियां जब बहती हैं तो आपने देखा होगा कि नदी बालू मिट्टी और रेत लेकर चलती है कि नहीं? तो करोड़ों साल तक नदियों के साथ साथ बालू मिट्टी और रेत आता रहा। करोड़ों साल में इतना ज्यादा बालू मिट्टी रेत आ गया कि उसी के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई बालू मिट्टी और रेत जो है उसने अपना खुद का रास्ता ब्लॉक कर दिया। भाई अब नदी पानी के साथ बालू मिट्टी रेत बह रहा है, एक टाइम इतना बालू मिट्टी रेत हो गया कि जो है उसके बाद जो पानी आ रहा है उसी बालू मिट्टी रेत ने एब्जॉर्ब कर लिया उसे। तो अब पानी खत्म हो गया, यानी नदियां खत्म हो गई और बालू मिट्टी रेत इकट्ठा हो गई। फिर लाखों साल तक वही बालू मिट्टी रेत पड़ी रही और वही बालू मिट्टी रेत कठोर हो गई और कठोर होके एक नॉर्मल लैंड बन गई, है ना, फर्टाइल लैंड बन गई, जो कि नॉर्थ इंडिया है। अब भाई रास्ता तो पूरा यही था ना, तो बालू मिट्टी रेत सारी यही तो इकट्ठा हुई थी। तो इसीलिए हिमालय के नीचे का जो इलाका है उस इलाके में पूरा प्लेन बन गया। यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल कैसे बना? इसी नदियों के द्वारा लाई गई बालू मिट्टी और रेत के इकट्ठा होने से बना। ये बात समझ में आ गई? तो अब एक बात बताओ, अगर ये हिमालय ना बना होता तो क्या जो हमारा नॉर्थ इंडिया है जहां आप बैठे ये जगह बनी होती? नहीं ना, क्योंकि हिमालय ना बना होता तो क्या वहां से करोड़ों नदियां निकलती, लाखों नदियां निकलती? नहीं निकलती। नदियां ना निकलती तो क्या बालू मिट्टी रेत आती? नहीं आती। और बालू मिट्टी रेत ना आती तो क्या ये नॉर्थ इंडिया बनता? नहीं बनता। इसीलिए जो हमारा नॉर्थ इंडिया है यानी हिमालय के बगल के जो प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? हिमालयन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालयन रीजन। यानी कि हिमालय और हिमालय के नीचे वाले प्लेन्स से जो भी नदियां निकलेंगी ऐसी रिवर्स को हम क्या कहेंगे? हिमालयन रिवर कहेंगे। क्या कहेंगे? हिमालयन रिवर। ये बात समझ में आई सबको? पक्का आ गई कि अभी ऊपर से निकल गई? कोई डाउट नहीं ना? समझ में आई? तो मतलब इस एरिया से अगर कोई भी नदी निकलती है तो हिमालयन रिवर कहलाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है ये रिवर्स ज्यादातर ग्लेशियर से निकलती है या फिर लेक से निकलती है। अब भाई पूरा समुद्री तो था नीचे, जहां पे आप बैठे हो इसके नीचे समुद्री तो था, पानी की कोई कमी हो सकती है? नहीं। यहां से नदियां ही नदियां निकलती थी और बालू मिट्टी रेत ने उन नदियों का पानी ऑब्जर्व कर लिया, तो क्या जमीन नीचे पानी की कमी हो सकती है? नहीं। यही रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी नहीं है। ठीक, तो अब ये देखो कि यहां से जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन बन गया है ये, ठीक है, यहां से चलो इतनी नदियां आ गई, इन्हें हम हिमालयन रिवर कहते हैं। ज्यादातर ग्लेशियर्स और झील से निकलती हैं। तो ग्लेशियर, बर्फ लगातार बन रही है, पिघल रही है, पानी आता रहेगा, तो इसमें पानी की कोई कमी नहीं है। पूरे साल इसमें पानी की कोई कमी नहीं होती, बहुत पानी रहता है। ठीक है, कोई कमी नहीं होती। जबकि पेनिनसुलर रिवर क्या है? पेनिनसुला, पेनिनसुला किसे कहते हैं सबसे पहले समझिए। तो जो इंडिया का ये वाला वी वाला शेप है ना, इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, है ना। अब मान लो जैसे समुद्र के बीच में कोई जमीन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं जो चारों तरफ से घिरा है? आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा है उसे क्या कहेंगे? प्रायः द्वीप कहेंगे, यानी पेनिनसुला कहेंगे। अब देखो भारत है, ऊपर तो जो है जमीन है ना, लेकिन इधर क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल।
और यहाँ क्या है, इंडियन ओशन। मतलब ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। बहुत पुराना, लगभग 30 करोड़ साल पुराना ये एरिया है, ठीक है। तो जो बहुत पुराना हो जाएगा, कठोर है, ठीक है, पानी के जमीन के नीचे कोई समुद्र वगैरह नहीं हुआ करता था, कठोर हिस्सा ही है। तो यहाँ पानी के कोई बहुत ज्यादा बड़े सोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ से जो रिवर निकलती है, ऐसी रिवर्स को हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर। और यहाँ से निकलने वाली रिवर्स में पानी की अक्सर गर्मियों के सीजन में कमी हो जाती है, क्योंकि इन नदियों के पानी का जो मुख्य मेन सोर्स होता है वो होता है रेनफॉल, ठीक है, वर्षा का जल होता है, ठीक है, बारिश का पानी जो है इसका सबसे मेन सोर्स होता है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना? ठीक। हाँ, अंकारा लैंड, देखो ये जो ऊपर यूरेशियन प्लेट बताई थी ना, ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट को अंकारा लैंड कहते हैं। मतलब यूरेशियन प्लेट को पूरा नहीं, बल्कि यूरेशियन प्लेट का जो हिस्सा टैथिस सागर में टकराया था के उसे अंकारा लैंड कहते हैं। इंडिया का जो पेनिनसुला था, ये वाला जो हिस्सा टकराया था जाके, उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया वाला जो नीचे वाला वी शेप का था वो गोंडवाना, और उधर जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा आगे टकराया था उसे अंकारा लैंड कहते हैं, ठीक। चलो अब हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो हिमालयन रिवर सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3। पहला है गंगा रिवर सिस्टम, पहला है गंगा रिवर सिस्टम। दूसरा है इंडस रिवर सिस्टम। तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम के तहत हमें 3 रिवर्स के बारे में जानना और पढ़ना है, ठीक। अब देखो ये तीनों रिवर्स ऐसी रिवर है जो हिमालयन हिमालयन रीजन से, या तो सीधा कह लो हिमालय से ही निकलती है, ठीक है। ये 3 रिवर, इसमें से गंगा तो हिमालय से निकलती है, और ये दोनों हिमालय से भी पीछे से निकलती है, तिब्बत से निकलती है दोनों। लेकिन इन तीनों रिवर को हम क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर कहते हैं, ठीक। अब हिमालयन रिवर, हिमालय में सिर्फ 3 रिवर आपको पढ़ना है, ठीक। क्या हिमालय सिर्फ यही 3 निकलती हैं? हिमालय से लगभग 250 के आसपास रिवर निकलती हैं, है ना। लेकिन ये रिवर नहीं है, बल्कि रिवर सिस्टम है, रिवर्स की एक चेन है, ठीक है। मतलब अगर पूरे जितनी रिवर्स हैं उन तीनों रिवर की लीडरशिप करती है तीनों रिवर, तो ये एक रिवर सिस्टम है, ठीक। हिमालय से लगभग 250 रिवर निकलती है, लेकिन हिमालय से जिनका ओरिजिन होता है और डायरेक्ट समुद्र में जाकर, भाई देखो किसी भी चीज का अंतिम मुकाम वही है जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंसान है ना, हम आप, हमारा जीवन पूर्ण कब होता है? जब हमारी एकदम सामयिक मृत्यु हो, मतलब हमने बाल्यावस्था गुजार ली, जवानी गुजार ली और बुढ़ापा गुजार लिया, और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल किसी दिन आराम से लेटे लेटे हार्ट अटैक आ गया, और फिर सीधे हमने ऊपर के लिए प्रस्थान किया, है ना। लेकिन ऊपर के लिए प्रस्थान किया, लेकिन ऊपर सुनो तो, हाँ बस तो जाते हैं, ऊपर के लिए प्रस्थान किया और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शमशान ले गए, बढ़िया जलाया अच्छे से, ठीक। उसके बाद जितने भी संस्कार वगैरह होते हैं, अंतिम संस्कार के बाद मतलब जो कथा पूजा वगैरह होती है, उसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है ना। तेरहवीं वगैरह होती है, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, डिपेंड कुछ नहीं करता है, इंसानों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया गया है। हम वैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, वैसे हम किसी को कुछ देखो ऐसा है कि भाई समाज का एक नियम होता है, ठीक है। नियम को में अगर चल बांधना है कि सब नियम से चले, तो फिर जरूरी है किसी न किसी का डर होना चाहिए, ठीक है। नहीं वो तो चलो ठीक है, कर्म अपनी संतुष्टि के लिए ठीक होता है, लेकिन नियम बहुत जरूरी है। और ये नियम ही है, जो धर्म होता है ना, ये एक नियम होता है। अगर आपको भी भगवान का डर ना हो तो पता नहीं कितने जो है पाप कर डालो, है ना, यही तो होता है ना। अब जैसे भगवान को आप मानते हो, जो कम्युनिटी अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का भगवान नहीं मानता है, आपके साथ वो कम्युनिटी का भगवान भी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपके भगवान से तो नहीं डर रहा है, ठीक है। लेकिन वो भी अपने समाज से डर रहा है, अपने भगवान से डर रहा है ना, तो नियम तो उसके भी लागू होते हैं। अभी इस हिसाब से तो नहीं, इस हिसाब से नहीं देखो है अपनी जगह पे सही भी है, अपनी जगह पे सही है। देखो कर्म तो अपने लिए, तो देखो बात की बात है कि किसके लिए सही और किसके लिए नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कर्म जो है
वो अपनी संतुष्टि के लिए सबसे जरूरी होते हैं, है ना। और जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आत्मसंतुष्टि, ठीक है। अब आप कुछ भी बात करो, गलत करोगे ना कहीं आपके अंदर तकलीफ होती रहेगी उस चीज को, तो फिर आप संतुष्ट ऐसे भी नहीं रहोगे। हाँ बिल्कुल है। खैर, तो मैं यही बता रहा था कि भाई जब इंसान जो है ओवरऑल सब कुछ उसका जो है निपटारा हो जाता है तो वो मोक्ष पहुंचता है, तभी जो है भाई उसकी आत्मा जो है फ्री होती है, नहीं तो जो है पकड़ के कैद में रहती है माना जाता है ना। तो मतलब आपका जीवन पूरी तरह समाप्त हुआ, पूर्ण जिंदगी आपकी पूर्ण कैसे हुई, जब आप यहां से निकल के किसी ऐसी जगह पहुंचो जहां पे मतलब कोई संख्या ना हो लोगों की, आत्माओं की, ठीक है, जहां पे सागर हो, ठीक है, आत्माओं का सागर हो, तभी आप पूर्ण माने जाओगे। अब पता लगे जवानी में, आप कहते नहीं है जवानी में पता लगा एक्सीडेंट में टपक गए तो कहते हैं आपकी आत्मा आधे पर अटकी रहेगी, है ना, यही तो कहते हैं ना, क्यों, आपकी जिंदगी अपूर्ण हो गई। ठीक इसी तरह से ये सिर्फ हिमालय में जितनी रिवर्स हैं इनमें से सिर्फ 3 रिवर्स हैं जो सीधे जाकर, भाई है तो पानी, और पानी जाके पानी पूर्ण कब होगी, जब जाके सीधे पानी के भंडार से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों रिवर जो है ये अगर जाती है सीधे समुद्र में मिलती है, ठीक है। बाकी हिमालय से निकलने वाली कोई भी रिवर ऐसी नहीं है जो सीधे जाके सागर से मिल जाती है। बाकी हिमालय से लगभग 250 रिवर्स में से जितनी रिवर्स हैं वो सारी रिवर इन्हीं 3 रिवर्स में से किसी न किसी में जाकर मिल जाती हैं, या तो डायरेक्ट इसमें जाकर मिलती तीनों में, या तो डायरेक्ट इसमें जाकर मिलने वाली नदियों में से किसी में मिल जाती हैं, या तो उसमें भी मिलने वाली किसी नदी में मिल जाती है। मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि उन 250 रिवर्स में लगभग सारी रिवर ओवरऑल घूम फिर के इसी नदियों के थ्रू जाकर सीधे समुद्र में गिरती हैं, ठीक। तो अब क्योंकि ये 3 नदियां ही डायरेक्टली गिरती हैं इसलिए 3 रिवर क्या हो गई, एक सिस्टम हो गई, ठीक है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक। अब चलो यहां शुरू करते हैं हम, पहले उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम और उसकी सब हेडिंग डालिए गंगा रिवर सिस्टम। नोट कर लीजिए इसको जरा जल्दी से। हाँ वही है, वही वाला है। सर जो मैंने बोला सकते हैं नहीं है, देखो वो इंसान के अपने सोच पे डिपेंड करता है। हाँ अच्छा, अभी ना अभी तो अच्छा होगा ना, देखो सर जिस बंदे में पेशेंस आया वो लाइफ, देखो हर इंसान की अपनी फिलॉसफी होती है, ठीक है। अगर मेरी अपनी व्यक्तिगत फिलॉसफी की बात करो तो मेरा कहना एक चीज रहता है, ठीक है। देखो मैं वैसे तो बहुत ही घनघोर नास्तिक हूं, ठीक है, लेकिन ये अगर मैं बोल भी रहा हूं तो इसमें बहुत हद तक ये बात झूठ है, ठीक है। इसका कारण है, देखो इसका कारण ये है कि जब मैं अपने आप को जितना घनघोर नास्तिक कह रहा हूं, मतलब कि मैं कहां पे उंगली उठा रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं आस्था पे ही तो उंगली उठा रहा हूं। भाई अगर मैं नास्तिक हूं तो मतलब आस्था से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और अगर कोई वास्ता नहीं तब तो मुझे नास्तिक कहने की खुद को जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को नास्तिक कह रहा हूं तो जाहिर सी बात, मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे वजूद पे ही तो बात कर रहा हूं। अगर तुम नहीं होते यहाँ पे तो फिर मैं बात ही क्यों करता ये वाली, है ना। तो कहीं ना कहीं तो तुम हो यहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये चीज मैं भी मान रहा हूं, तो कितना भी कहूं, है ना। दूसरी चीज, दूसरी फिलॉसफी है कि भाई देखो जीवन को अगर सुकून से जीना है तो ज्यादा सोचो ना, जीने में बिलीव करो, है ना। अब जैसे मैं हूं तो मैं जीने में बिलीव करता हूँ, है ना। मैं ज्यादा किसी चीज के, कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, मैं ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेता हूँ, कुछ भी हो जाए, है ना। ज्यादा इस चीज का भी नहीं डर रखता हूँ कि मैं पाप कर रहा हूँ, अरे पाप कर लेंगे तो जिए, अगर पाप से बचने की कोशिश करेंगे तब तो जिएंगे कैसे। भाई पाप हो रहा है तो होने दे रहे, पुण्य होता जाएगा तो वो भी कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। हाँ तो चले जाते हैं कभी कभी हम, गंगा जी वही पाप साफ है ना। करती है जो हाँ अनजान में हो गया। हाँ गंगा जी वही पाप साफ करती है जो अनजान में। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन हम जानबूझ के कई वाले पाप भी जाके धुलाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। गंगा में नहीं तो कहीं और, बस मन की संतुष्टि चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि जीवन खत्म होने के बाद कहाँ जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी जहां तक पे जीवन है इस जगह पे एकदम मस्त रह लें, ठीक। और देखो एक बात समझ लो, आज आप एक चीज देखते होंगे
कि यूथ में, है ना, 20, 22, 24 साल के लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, है ना। अब 20, 22, 24 साल के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्यों, कैसे भाई? आज से 15 साल पहले सुना था कभी कि 50 साल के नीचे वाला हार्ट अटैक से डेथ हुई, या 45 से तो नीचे वाला डेफिनेटली नहीं सुना होगा। आज देख रहे हैं स्ट्रेस इतना ज़्यादा है ना, टेंशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा दबाव दे दिया कि यहाँ पे जो है पंप होना ही रुक गया। ठीक है, फालतू में टेंशन ले रहे हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नौकरी कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब स्किल कोई है नहीं तो आपको टेंशन लेनी ही पड़ेगी। काम कर नहीं रहे हो कि स्किल पे किसी ध्यान दो, भेड़ चाल में चल दिए हो सरकारी नौकरी पे, नौकरी नहीं लग रही तो आपको लग रहा है आप जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अरे नौकरी नहीं लग रही ना तो सबसे अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि आप नौकरी से बेहतर स्थिति में आ सकते हो, आ सकते नहीं हो बल्कि आपके अंदर आने की क्षमता है कहीं ना कहीं। नौकरी जिसकी लगती है उसकी जिंदगी बहुत ही सीमित हो जाती है। हाँ, ये हो जाता है कि उसके पास खाने के लिए हमेशा बिना किसी टेंशन के खाने के लिए रहता है। आप अपने मोटिवेट करो, डिमोटिवेट सर छोड़ो, आज से पढ़ो, आज से पढ़ो। ये क्लियर पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन पता क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप नौकरी का प्रेशर लेके पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए आप सही से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो। सीखने के लिए करो ना, सीखने के लिए, है ना, ज्ञान लो, है ना, ज्ञान ले लो। अब इसका जहां यूटिलाइज होगा वहां कर लेना। अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहेगी सब्जेक्ट की तो भाई जहां पे तुम्हारे हिसाब से जब तुमको बेटर लगेगा कि नहीं यहाँ पे यूटिलाइज कर लेना चाहिए तो वहां पे कर लेना। अब नौकरी के लिए लोगे तो पहली बात तो ज्ञान ही ढंग से नहीं मिलेगा, और ज्ञान सिर्फ लोगे तो नौकरी मजाक हो जाएगी। है जानने वाले ऐसे लोग जो जिनके लिए मजाक ही नौकरी। मेरा एक दोस्त है अभी सिर्फ 1.5 महीने पहले अपनी 6ठी सरकारी नौकरी चेंज किया है। जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर नहीं स्विच करते हैं वैसे वो गवर्नमेंट सेक्टर में स्विच कर रहा है। ठीक है, और आजकल नया शौक पाले हुए है कि बस ये वाले कुछ दिन करके रिजाइन करेंगे, उसके बाद ट्रेवलर बन जाएंगे हम भी। ठीक है, हमें देख के ट्रेवलिंग से मोटिवेट हुआ, कहता है कि यार चाहे जो जिंदगी तुम ही जी रहे हो। ठीक है, अब हमसे अगर पूछे तो हम क्या कहेंगे, नहीं जिंदगी तुम ही जी रहे हो, तो संतुष्ट कोई नहीं है। लेकिन खैर तब भी मैं ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं ये कभी मन में तो नहीं कहता हूँ कि तुम ही जी रहे हो, मैं कहता हूँ देखो तुम तो सिर्फ काट रहे हो। ठीक है, ये इतने दिन की क्लास से जो बीच में गैप हुआ है ना, इस गैप का कारण यही है कि एक बार फिर से भारत भ्रमण हो गया है। ठीक है, तब जाके आया और आज एकदम सोने के मूड में था, ये सुबह सुबह जबरदस्ती उठा दी है। यार तो गंगा रिवर की बात करते हैं, हेडिंग डाल लिया गंगा रिवर, चलिए। अब गंगा रिवर समझते हैं तो अभी जो बता रहे थे कि देखो जीवन का आनंद दुनिया को देखने में है। ठीक है, दुनिया को देखने और समझने में है। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लीजिए आपके पिताजी ने, ठीक है, आपके लिए बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी बना दी। ठीक, और प्रॉपर्टी बनाना आसान काम नहीं है, इतना समझ लीजिए। प्रॉपर्टी बनाने में क्या पता वो फैमिली के साथ टाइम भी ना दिए हो, क्या पता उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ जिया ही ना हो, एक काम वाली जगह पे हमेशा काम करते रहे हो, क्या पता उन्होंने अपने शहर से हट के दूसरा शहर ना देखा हो, क्या पता लोगों से उनसे रिलेशन कभी ना रहे हो लोगों से। और ठीक है, ये हो सकता है, मतलब पता नहीं क्या क्या उन्होंने गवा दिया अपनी पूरी जिंदगी। ठीक है, अब आप हैं तो उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई आपके लिए। ठीक है, इसलिए बनाता है इंसान कि उसके अगले पीढ़ी जो है, अगले बच्चे वगैरह, वो जो है एकदम कंफर्ट जोन में रहे। खूब पैसा कमाया, खूब प्रॉपर्टी बनाई, आप निकल गए एक नंबर के कंजूस। पिताजी तब भी नहीं थे, लेकिन आप, अगर आपको भूख लगी है 4 रोटी की और 4 रोटी मिल रही 20 रुपए की, तो आपने सोचा कि नहीं 3 रोटी खाते हैं, 5 रुपए बचा लेते हैं। तो वो जो पिता होगा ना, जब आपको देखेगा ना, तो अंदर अंदर वहीं पे मर जाएगा। क्यों? कि अपनी जिंदगी सारी बर्बाद की होती हमने कुछ किया नहीं जिसके लिए, और ये जो है 5 रुपए के चक्कर में एक रोटी कम खा रहा है ना। अलग अलग प्रॉपर्टी बना दी 2-4 स्टेट्स में, ठीक है, रिजॉर्ट बना दिए, और आप जो है जा ही नहीं रहे हो कभी कि यहाँ से वहां तक जाने का पैसा लगेगा। तो अफसोस हो जाएगा किस लिए बना दिया हमने, अपनी जिंदगी हमने आखिर क्यों बर्बाद कर ली, इससे अच्छा जी लेते ना। यही तो सोचेगा वो पिता। ये सृष्टि है ना भाई, आप कह सकते हो भगवान ने बनाई,
हो सकता है भगवान ने बनाई या भगवान ने ही बनाई, हो सकता नहीं भगवान ने ही बनाई। चलो भाई साइंटिफिक तरीके से मैं कहता हूं कोई एक सुपर नेचुरल पावर थी जिस वजह से जो है, और ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आखिर ये पूरा बना कैसे, ये जहां पूरा बना कैसे। ठीक है, तो सृष्टि की खूबसूरत संरचना की इस ईश्वर ने, भाई कितनी खूबसूरत पृथ्वी बनाई ना, कहीं पहाड़, कहीं झरने, कहीं बीच, कहीं पे जो है डेजर्ट, क्या खूबसूरत बनाया। अब उसका उद्देश्य है कि भाई, और उसके संतानें कौन है, हम आप। अब आप नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक ही जगह पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बेकार है ना। तो उसको देखो, एक्सप्लोर करो। तो चलो यहीं एक्सप्लोर करने ही चलते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं एक्सप्लोर करना। ठीक है, यहाँ बैठे बैठे जीवन में संतुष्ट रहने के एक मूल मंत्र मान लो कि अगर कुछ करने की बस में ना हो तो कम से कम कल्पनाओं में जीना सीख लो, है ना। ख्याली पुलाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और बहुत टेस्टी चीज होती है। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात है कि आनंद मिलता है ना। आनंद महसूस तो करो। आनंद कहीं से पड़ा हुआ नहीं मिलता है कि जो है भाई उठा के रख लो, नहीं, आनंद जो है ना फील करना पड़ता है। आनंद एक टाइम का है, तो प्रैक्टिकल चीज इंसान दुनिया में जितने आनंद है ना सब एक ही टाइम के हैं, है ना, उसके बाद का नहीं रह जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो हर एक आनंद को आजमा के देख लेना, कितना भी बड़ा हो वो सिर्फ एक ही टाइम का, उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं सबसे पहले गंगा नदी की तलाश में, खोज में। और गंगा नदी की तलाश में हम दिल्ली से शाम को पकड़ेंगे मसूरी एक्सप्रेस, ठीक है, ओल्ड दिल्ली से। और यहां से हम सीधे निकले कैपिटल कहां, उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। क्या है, तो बताओ ना, देहरादून कौन सी कैपिटल उत्तराखंड की, देहरादून। तो यहां से हम निकले कहां, देहरादून। देहरादून से हमने एक बस हायर की और लगभग 300 किलोमीटर जर्नी करने के बाद उत्तराखंड में एक प्लेस पे हम पहुंचे, जिस प्लेस का नाम है, जिस जिले का नाम है उत्तरकाशी। क्या नाम है, उत्तरकाशी। कहां पहुंच गए हम, उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी पहुंचे, बस से उतरे सुबह सुबह, और जहां पे टहलना शुरू किया देखा कि ये सिर्फ बर्फ ही बर्फ। कैसी दिख रही बर्फ, किस रंग की, सफेद, एकदम सफेदी से भरपूर बर्फ ही बर्फ। पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं सिर्फ बस बर्फ है। ठीक है, अब इस बर्फ में आप बढ़िया बर्फ का लुत्फ ले रहे हो, जबरदस्त। ठीक है, तब तक ये फोटोग्राफी कर रही थी। फोटोग्राफी करते करते जो है इनके मन में आया कि भाई ये हम लोग आखिर कौन सी जगह पे हैं। तो हमने आपको बताया कि इस समय जहां पे आप टहल रहे हैं ना, इस जगह को कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होता है, तुरंत इन्होंने सवाल पूछा, भाई जिज्ञासा इंसान की, इन्होंने भी तुरंत सवाल पूछा ये ग्लेशियर होता क्या चीज है। तो हमने बताया कि ग्लेशियर यानी बर्फ का एक बहुत बड़ा पहाड़ या बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। वो इस क्लासरूम कितना भी हो सकता है, ठीक है, इस दिल्ली कितना भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तरकाशी में जो ग्लेशियर है ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है ना। अब जिसपे आप टहलते तो आप जनरली जमीन पे हो ना, लेकिन ये जमीन नहीं है। ये क्या है, जमीन किससे बनती है, मिट्टी से। ठीक है, लेकिन ये जमीन कैसे बनी है, सिर्फ बर्फ से, क्योंकि करोड़ों साल से यहाँ पर बर्फ गिर रही है। तो इतनी ज्यादा बर्फ इकट्ठी हो गई है कि वो एक प्लेन मिट्टी जैसा बन गया। मिट्टी नहीं है बल्कि वो चलने लायक जगह बन गई है। उस जगह पे आप चल रहे हो वो है ग्लेशियर। ठीक है, और इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो आप कहां पे इस समय टहल रहे हो, कहां पे टहल रहे हो, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, अचानक उन्होंने जो है सेल्फी ले ली अपनी, एकदम लगा के मुंह 2-3 डिजाइन बनाया और सेल्फी ली। जब सेल्फी को ये देख रही थी तो फिर इनको लास्ट में दिखाई देता है अपने पीछे वो ग्लेशियर पूरा आ गया उस पिक्चर में। और जब ग्लेशियर आ गया एकदम बर्फ से ढका हुआ सफेद रंग का, तब इनको अचानक लगा जैसे पीछे मेरे कोई गाय खड़ी हुई है ना। तो इनको लगा जैसे कोई गाय खड़ी हुई है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर जो था ये दिखने में एकदम गाय के मुंह के शेप का होता था। ठीक है, इसलिए इस गंगोत्री ग्लेशियर का दूसरा नाम भी पड़ गया गोमुख। क्या नाम पड़ गया, गोमुख पड़ गया। ठीक, क्या नाम पड़ गया, गोमुख। अब गोमुख पे जो है घूमते टहलते अचानक इनकी नजर पड़ी, तो इन्होंने देखा कि गोमुख से एक जगह से पानी का रिसाव हो रहा है और वो पानी एक स्ट्रीम में बदल गया है। किसमें बदल गया, एक स्ट्रीम में, एक धारा में बदल गया। और जब पानी किसी धारा में बहने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर। तो इस ग्लेशियर के पिघलने से जो स्ट्रीम निकली, इस स्ट्रीम को हमने क्या कहा, भागीरथी रिवर कहा। क्या कहा, भागीरथी रिवर कहा। कौन सी रिवर कहा, भागीरथी रिवर। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गाय के मुंह के आकार का दिखने के कारण इसे क्या कहते हैं, गोमुख कहते हैं। गोमुख से कौन सी नदी निकली है, भागीरथी नदी निकली। अब आप सबको लाइफ जैकेट पहना के हमने फेंक दिया इसी रिवर में,
और बहते बहते तैरते हुए आप आगे निकल रहे हैं, और तैरते हुए एकदम ठंडा ठंडा पानी, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकलने देंगे, ठीक। फिर पानी में, एकदम ठंडे पानी में तैरते हुए आप पहुंचे एक जगह पर, एक नए जिले में पहुंचे, जिस जिले का नाम है टिहरी। क्या नाम है? टिहरी। कहां पहुंच गए? टिहरी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में ही। कहां पहुंच गए? टिहरी में पहुंच गए। जैसे आप टिहरी में पहुंचे, एकदम होश तो खो बैठे, बेहोशी की हालत में ठंडे पानी से, ठीक है। अचानक जैसे आप टिहरी पहुंचे तो नदी में ही आपके सामने आपकी खोपड़ी टकराती है एक दीवार से, एक वॉल से टकराती है, और फिर आपको होश आता है। नजर उठा के देखते हैं तो बहुत ही ऊंची सी वॉल दिखाई दे रही है, ठंड से बेहाल है। निकले आप और जाके सीधे इसी वॉल पे ऊपर बैठ के सनबात का लुत्फ लेने लग गए, एकदम की जितनी धूप मिल जाए उतना ही सही है, ठीक है। अब सनबात का लुत्फ लेते हुए आपके अचानक नजर पड़ती है, इनकी नजर पड़ गई, एकदम पैर लटका के नीचे बैठी है दीवार पे, सनबात का लुत्फ ले रही हैं। अचानक इनकी नजर पड़ी कि भाई इधर से एक रिवर आ रही जो कि इसी वॉल पे आकर मिल जा रही है, ठीक है। अभी आप किस रिवर से बहते हुए आए थे? भागीरथी। और कहां पे आकर रुके थे? टिहरी में, ठीक है। टिहरी में ही देख रहे हैं आप भागीरथी से एक रिवर इधर से आकर मिल जा रही, जिस रिवर का नाम है भीलंगना। क्या नाम है? क्या नाम है? भीलंगना। कौन सी रिवर? भीलंगना, BHILANGNA, भीलंगना, ठीक है। तो इधर से भागीरथी से आप आए थे, और टिहरी पे जब आप रुके तो टिहरी में भागीरथी से कौन सी रिवर मिल गई? भीलंगना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भागीरथी और भीलंगना दोनों रिवर एक दूसरे से कहां पर मर्ज हो रही है, तो आप क्या बताएंगे? टिहरी में मर्ज हो रही है। अब जहां पर भागीरथी और भीलंगना मिलती है वहीं पर एक वॉल बना ली गई है, एक दीवार बना ली गई, जिस दीवार को कहते हैं हम डैम। क्या कहते हैं? डैम। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? टिहरी। तो इस डैम का नाम रख दिया गया टिहरी डैम। क्या नाम रख दिया गया? टिहरी डैम। मोस्ट हाई एल्टीट्यूड डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? टिहरी बांध, ठीक है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। अब टिहरी बांध कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड, ठीक है। कौन सी दो रिवर्स पे है? भागीरथी और भीलंगना। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भागीरथी और भीलंगना पर, और उत्तराखंड में, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। है क्लियर? इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट नहीं ना? ठीक। फिर भागीरथी और भीलंगना यहां पर एक दूसरे से मर्ज हो गई। अब जब दो पानी की स्ट्रीम एक दूसरे से मिल गई तो दोनों एक सिंगल स्ट्रीम बन जाएगी, मर्ज स्ट्रीम हो गई, है ना। तो मर्ज स्ट्रीम जब हो गई तो भीलंगना यहीं पे खत्म। इसके आगे फिर बढ़ती है यही रिवर भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। अच्छा, भागीरथी क्यों बढ़ी, भीलंगना क्यों नहीं? मेन रिवर भागीरथी कही जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि भागीरथी में पानी की मात्रा भीलंगना से ज्यादा है, इसका वॉल्यूम वगैरह ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से हमने नाम आगे दिया भागीरथी। क्लियर? भागीरथी में फिर आपने डुबकी लगा दी थी यहां से, और तैरते हुए कहां पहुंच गए? देवप्रयाग। कहां पहुंच गए? देवप्रयाग। अब आप पहुंच गए देवप्रयाग, ठीक है। यहां से तैरते हुए आप पहुंच गए देवप्रयाग, ठीक। अब जरा यहां पे रुकिए, थोड़ा उतरिए, यहां से नदी से बाहर निकलिए, है ना, रेस्ट करिए, थोड़ा थक गए होंगे। चाय ऑर्डर करें, कॉफी? कितने लोग चाय पीना पसंद करेंगे? मैगी तो आ ही रही, मैगी तो एकदम फिक्स है, पहाड़ी मैगी, ठीक है। तो चाय और कॉफी, जितने लोग देखो भाई चाय प्रेमी है उतने लोग बता दे, चाय आ जाएगी, ठीक है। बस ठीक है, आ रही चाय, ठीक है। तब तक थोड़ा बहुत आसपास की चीजें एक्सप्लोर कर लो देवप्रयाग में, ठीक है। तो एक बार पूछ लेते हैं भी आप कहाँ से आए हैं, तब तक चाय कॉफी आ जाएगी, बनने में टाइम लगता है ना 5-7 मिनट। तो चलो एक बार फिर से बताओ, उत्तराखंड में हम सबसे पहले कौन से प्लेस पे गए थे? उत्तरकाशी में। कौन सा ग्लेशियर आपने देखा? गाय के मुंह के होने के कारण इसे क्या कहा गया? गोमुख। वहां से कौन सी नदी निकली? वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर से आपने छलांग किस नदी में लगा दी थी? भागीरथी में ही। भागीरथी में तैरते तैरते आप कहाँ पहुंचे थे? टिहरी में। टिहरी में जब आप पहुंचे देखे भागीरथी से आके एक और रिवर मिल रही, क्या नाम था? भीलंगना। भागीरथी और भीलंगना जिस जगह पर मिली उस जगह पर क्या बनाया गया? एक डैम बनाया गया जिसे क्या कहते हैं? टिहरी डैम। और टिहरी डैम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, ठीक है, मतलब हाई एल्टीट्यूड डैम, ठीक। फिर वहां से भागीरथी और भीलंगना की मर्ज स्ट्रीम को क्या कहा गया? भागीरथी। भागीरथी वहां से आगे कहां पहुंची? देवप्रयाग। चलिए आपकी दूसरी बस आ गई है,
अब आपने दूसरी बस में सवार होते हैं और दूसरी बस में सवार होते ही इसी के पैरेलल हम केदारनाथ वगैरह की तरफ चलेंगे, ठीक है। और फिर लगभग 350 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम एक हिल पे पहुंचे जिस हिल का नाम था सतोपत हिल। क्या नाम था? सतोपत पहाड़ी। कहां पहुंच गए? सतोपत पहाड़ी पहुंचे। हाँ, क्या चीज? नहीं, ये ग्लेशियर नहीं, पूरा माउंटेन रेंज है, ठीक है। ग्लेशियर इसमें भी है, इसमें, लेकिन ये पूरा ग्लेशियर नहीं बल्कि ये माउंटेन है। इस माउंटेन में अलग अलग जगह पे ग्लेशियर है जहां से यहाँ भी रिवर निकलेंगी, ठीक है। तो हम कहाँ पहुंच गए? सतोपत हिल पे। और सतोपत हिल पे हम जिस जगह पर पहुंचते हैं इस जगह का नाम है, यहां पर पहुंचे सतोपत हिल पे, ठीक है। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। तो सतोपत हिल पे हम पहुंचे विष्णु प्रयाग, ठीक है। विष्णु प्रयाग में पहुंचने फिर आपको फोटोग्राफी का बहुत एकदम जगह, आपने फोटोग्राफी करना शुरू की। फिर से आपकी ये फोटोग्राफी कर रहा है। फोटोग्राफी करते ही ये इस जगह पर खड़ा है, सेल्फी ले रहा है। पीछे खाई और पहाड़ी एकदम किनारे सेल्फी लेते हुए। जब इन्होंने सेल्फी ले ली फिर बढ़िया आपको सेल्फी दिखाना शुरू किया तो आपने क्या देखा कि जिस पहाड़ी पर खड़ा होकर पीछे सेल्फी ले रहा है उस पहाड़ी पे ही यहीं पे नीचे की तरफ दो रिवर्स आके मिल रही है एक दूसरे के, इधर से और एक इधर से, ठीक। इस रिवर का नाम था धौली गंगा और इस रिवर का नाम था विष्णु गंगा। इसका नाम धौली गंगा और इसका नाम विष्णु गंगा। अच्छा बताओ, दोनों रिवर कहां से निकली? सतोपत पहाड़ी से निकली। और सतोपत पहाड़ी पर ही आकर कहां पर एक दूसरे से मिली? विष्णु प्रयाग में। तो सतोपत पहाड़ी से दो रिवर्स निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा। दोनों रिवर आकर एक दूसरे से मर्ज कहां पर हो गई? विष्णु प्रयाग में। और जब विष्णु प्रयाग में दोनों रिवर आकर एक दूसरे से मर्ज हो गई तो जो दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम यानी मर्ज स्ट्रीम यहां से आगे बढ़ी, उस स्ट्रीम का नाम रख दिया गया अलकनंदा। क्या नाम रख दिया गया? यानी कि अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ है? विष्णु प्रयाग से। कौन सी दो रिवर्स के मिलने से हुआ है? धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। अलकनंदा रिवर का ओरिजिन धौली गंगा और विष्णु गंगा रिवर के मर्ज होने से हुआ है। कहां से? विष्णु प्रयाग से, ठीक। अब विष्णु प्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ी और पहुंचती है एक और प्लेस पे। इस प्लेस का नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। अलकनंदा कहां पहुंची? नंद प्रयाग। जब अलकनंदा नंद प्रयाग पहुंची तो नंद प्रयाग में अलकनंदा से एक और रिवर आकर मिली जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी रिवर। अलकनंदा से नंद प्रयाग में कौन सी रिवर मिली? नंदाकिनी रिवर मिली, ठीक। फिर नंदाकिनी का पानी लेकर अलकनंदा आगे बढ़ी। नंदाकिनी का पानी लेकर अलकनंदा आगे बढ़ी और पहुंचती है एक और जगह जिस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। कहां पहुंच गई? कर्णप्रयाग पहुंची, ठीक। और जब कर्णप्रयाग पहुंची अलकनंदा तो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में एक और रिवर मिली जिसका नाम था पिंडारी रिवर। कौन सी रिवर? पिंडारी। कौन सी रिवर? पिंडारी रिवर, ठीक। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी रिवर मिली? पिंडारी। पिंडारी का पानी लेकर अलकनंदा और आगे बढ़ी और अब ये पहुंची एक और प्लेस पे जिस जगह का नाम था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। क्या नाम था? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से इधर से एक रिवर आकर मिली जिसका नाम था मंदाकिनी। क्या नाम था? मंदाकिनी, ठीक। मंदाकिनी। अब मंदाकिनी का पानी लेकर अलकनंदा और आगे बढ़ी और पहुंच गई कहां? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में किससे मिल गई? भागीरथी से। किससे मिली? भागीरथी से, ठीक। अब देखो वहां से सतोपत से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और 90% कॉम्पिटिटर आपके जो है ना इसका गलत जवाब दे ही देंगे क्योंकि रट्टा मारे हुए होते हैं, ठीक है। और रट्टा मार के रहते हैं तो इन टाइम पे हौच-पौच हो जाता है। लेकिन आपको याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि अगर आपने रटा होता या पढ़ा होता तो आप भूल जाते, लेकिन आप इन सब जगहों पे घूम फिर के आए हैं तो जहां पे आप घूमने गए उस जगह की चीज कभी भूलते हैं? नहीं ना। चलो अच्छा, तो बताओ देखते हैं याद है कि नहीं। सतोपत नहीं, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। वो सब पढ़ाएंगे बाद में। चलो सबसे पहले उत्तरकाशी में हम पहुंचे तो कौन सा ग्लेशियर मिला? आप कहां घूमने गए थे सबसे पहले? गंगोत्री ग्लेशियर। गाय के मुंह जैसा होने के कारण क्या नाम रख दिया आपने?
गोमुख से आपने कौन सी नदी निकलती देखी? भागीरथी नदी। वहां पे आपने भागीरथी नदी में जब छलांग लगा दी तो तैरते हुए कहां पहुंचे? टिहरी। जब आप पहुंचे तो टिहरी में भागीरथी से कौन सी नदी आकर मिली? भीलंगना। भीलंगना और भागीरथी नदी जब आपने दोनों मर्ज होते देखा तो आपने अगल बगल से ईंट पत्थर इकट्ठे किए और वहां पर क्या बना दिया? डैम। डैम बनाने के बाद बहुत मेहनत की आपने, फिर मजदूरी वहां से लेकर आप आगे निकले और फिर टिहरी डैम से आगे कहां पहुंचे? देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपने थोड़ा रेस्ट किया था, चाय वगैरह पी थी, है ना? चाय वगैरह पीने के बाद बस से फिर आप कहां निकल गए? सतोपत पहाड़ी। सतोपत पहाड़ी पे आप किस जगह पहुंचे? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में आप सेल्फी लेते टाइम आपने देखा कि विष्णुप्रयाग में सतोपत से दो नदियां निकल के आकर धौली गंगा और दोनों आकर एक दूसरे से मर्ज कहां पर हुई? विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गई, तो दोनों की कंबाइंड स्ट्रीम को वहां से क्या कहा गया? अलकनंदा। अलकनंदा नदी में आपने फिर से डुबकी लगाई और तैरते हुए साथ में कहां पहुंचे? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग जब आप पहुंचे तो अलकनंदा से नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलते देखा? नंदाकिनी। नंदाकिनी का भी पानी पीने के बाद आप थोड़ा आगे फिर निकले, अलकनंदा में बहते हुए कहां पहुंचे? कर्णप्रयाग। जब आप कर्णप्रयाग पहुंचे तो उसमें आपको कौन सी नदी मिली? पिंडारी नदी मिली। पिंडारी नदी का भी जल ग्रहण करने के बाद आप वहां से आगे बढ़े और कहां पहुंचे? रुद्रप्रयाग। जब आप पहुंचे तो पहले आपने उसी के पास में केदारनाथ के दर्शन किए और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद फिर आप पहुंचते हैं इसी रुद्रप्रयाग में, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर गंगा अलकनंदा से कौन नदी मिल रही है? मंदाकिनी। मंदाकिनी का पानी फिर एक आपने बोतल में रख लिया और जाके भगवान शिव को चढ़ाया। उसके बाद फिर मंदाकिनी नदी का पानी लेकर आप आगे निकले, कहां पहुंचे? देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब आप पहुंचे तो आप अलकनंदा के साथ पहुंचे और किस नदी से मिले? भागीरथी। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों एक दूसरे से मिलती है तो दोनों की मर्ज स्ट्रीम होती है और इसी मर्ज स्ट्रीम को यहां से कहा जाता है गंगा। क्या कहा जाता है? यानी कि गंगा नदी का वास्तविक निर्माण कहां से हुआ है? देवप्रयाग से। ठीक है, सेंस की बात है। एग्जाम में अगर देवप्रयाग ऑप्शन है और गंगोत्री है तो देवप्रयाग लगाइएगा, लेकिन अगर देवप्रयाग नहीं है तो गंगोत्री आप लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर इतनी बात? चलिए अब इसके आगे निकलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एंजॉय करते हुए निकलते हैं। तो देवप्रयाग से आगे हम बढ़े और पहुंचते हैं एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस, जिस जगह का नाम है ऋषिकेश। क्या नाम है? कौन कौन गया ऋषिकेश? तो ऋषिकेश पहुंचते हैं। तो ऋषिकेश पहुंच के सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए? राफ्टिंग करनी चाहिए, रिवर राफ्टिंग। बहुत ही आनंदमय, ठीक है, एडवेंचर है रिवर राफ्टिंग। किया है? किसने किया है? तो जहां जीवन यही है ना, डर हर जगह है, राफ्टिंग जरूर। हाँ, मरती जो मरा है ना वो लड़कियां मरी हैं। ठीक है, हाँ, तैरना लड़कों को भी नहीं आता है। एक वीडियो पड़ी है मेरी फेसबुक पे, रैपिड में मैं छलांग लगा देता हूँ, तैरना मुझे भी नहीं आता है। मतलब एक नॉर्मल तो पानी जो इतनी तेज बह रहा होता है वो तो ठीक है, जहां पानी ऊपर नीचे बार बार हो रहा था उसमें, ठीक है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं। तैरना तो मुझे भी नहीं आता है, मैं अक्सर उसमें छलांग लगा देता हूँ। ठीक है, देखो एक सीधी सी चीज है कि जीवन, मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इन कर्म कांडों वगैरह में आस्था नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज मैं मानता हूँ कि समय निश्चित है हर एक चीज का। मृत्यु तब तक नहीं आएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कम से कम अब तक 12-14 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जहां एकदम मौत को टक्के से छू के लौट आया हूं। ठीक है, एक बार लद्दाख में इतनी चौड़ी रोड थी, सिर्फ जितनी बड़ी क्लासरूम है, और रोड क्या कहें उसको, वो जो हाईवे है वो नाला है, पूरा 2 किलोमीटर तक नाला बह रहा होता है। और जैसे रोड सड़क बनी, उस पर डामर और गिट्टी पड़ी हुई ना, वहां पत्थर इतने बड़े बड़े पड़े होते हैं। ठीक है, सामने ट्रक आ रही थी, बाइक हमने साइड में लगाई, दूसरी तरफ खाई, कुछ नहीं था, एकदम जो है फ्लो में लगा दिया और लुढ़कते लुढ़कते बाल बाल बचे। और गए थे तो सीधे गए थे 4000 मीटर नीचे। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार हुआ है। मतलब ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसे कई इंसिडेंट हुए जहां बच्चे हैं, कुछ नहीं होना है। हाँ, जब 4-5 बार हो गया तो एक हैवी इंश्योरेंस करा दिया कि घर वालों को कुछ मिल जाए। ठीक है, बस इतना फर्क आया, बाकी इतनी बात क्लियर है कि इतनी आसानी से वैसे नहीं होगा कुछ। लास्ट ईयर, मतलब 1.5 साल पहले मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, तो वही मतलब हिमाचल से ही बाइक से लौट रहा था और यहाँ पे पेट में दर्द शुरू हुआ, क्या नाम है, सोनीपत में। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम थी पहले से, अपेंडिक्स फट गया, सीधे हॉस्पिटलाइज हुआ। सैफई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स कह दिया बचा पाना लगभग नामुमकिन है। और मैं वेदांता में एडमिट हुआ, वहाँ भी केस सीरियस था। अब सैफई मेडिकल कॉलेज कोई छोटा मेडिकल कॉलेज थोड़ी ना,
उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, क्योंकि जो प्राइवेट होते हैं वो कभी इतनी आसानी से नहीं कहेंगे कि नहीं अब मुश्किल है, पैसा कमाना होता है ना उन्हें। मैं बढ़िया रिलैक्स, मुझे पता वहाँ क्या बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए रिकवरी इतनी बढ़िया सिर्फ 15 दिन में। जहाँ 1.5 महीने की एस्टीमेट दिया था उन्होंने, जहाँ पे 1 करोड़ रुपए उन्होंने वसूलने की सोच लिए थे, वहाँ सिर्फ 24-25 लाख रुपए में मैं बाहर निकल आया। और उसमें भी बेड पे लेटा लेटा बढ़िया गाने गा के रिकॉर्डिंग कर रहा था उस कंडीशन में, जब बिलोविरल सीरम मेरा 9 था, 8 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था उस कंडीशन में। क्यों? जब तक आप नहीं जा सकते नहीं जाओगे। राफ्टिंग यहाँ पे जो है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, प्रकृति कभी अपने अंदर गंदगी को नहीं समाती है, ठीक है। तो आप ये भूल जाओ कि आपको जो है पानी निगल लेगा, पानी कभी गंदगी को खींचता नहीं है, ठीक है। मछलियां उसमें रुकती नहीं इतनी, तो पानी कभी गंदगी को नहीं खींचता है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको पानी नीचे खींच लेगा, ठीक है। उसके लिए आप जो है ना एकदम गंदगी हो, कूड़ा करकट हो, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। सीरियस चीज है, जिनकी डेथ हुई है उसमें इक्का दुक्का, उस डेथ का सिर्फ एक कारण है, पैनिक होना। कभी पैनिक ना हो कहीं पे भी। अब राफ्टिंग कर रहे हो, पानी का फ्लो इतनी तेज है, रबर की बोट है, ठीक है, बहुत मजा आता है जब बोट ऐसे पलट जाएगी, आप बोट के नीचे, बोट आपके ऊपर रहेगी, ठीक है, डूबोगे नहीं। लाइफ जैकेट पहने और एक हेलमेट लगाए हो, डेथ आपकी 2 तरह से हो सकती है, या तो डूबने से या तो सर पे चोट लगने से। हेलमेट लगाई हुई हो, लाइफ जैकेट है, डूबोगे है नहीं। पैनिक ना हो, क्योंकि कई बार जब आदमी पानी में गिरता है ना तो पैनिक होके हाथ पैर मारने लगता है, ठीक है। हाथ पैर मारोगे, बॉडी का संतुलन बिगड़ेगा, वजन खोपड़ी में होता है, खोपड़ी नीचे गई पानी के अंदर, तो पानी पी पी के मर जाओगे। गिर गए, निश्चिंत ऐसे पड़े रहो, सीधे से हाथ लगा लो, आराम से आराम करते रहो। अरे वहां इतने लोग ना कोई 5-7 मिनट 10 मिनट आपको रेस्क्यू कर ही लेगा, ठीक, कोई इसे आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। और 72 घंटे तक आप ऐसे भी नहीं डूबोगे, बहते बहते जहां मर्जी वहां पहुंच जाओ। जैसे सेना में बताते हैं ना, सिपाही किसी भी स्थिति में हो, अंतिम वक्त हथियार साथ में नहीं छोड़ने चाहिए। तो जो पैडल मिलती है ना, चप्पू, वो बस न छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि जब कोई रेस्क्यू करने आएगा तो फिर वो भी अपना पैडल ऐसे, वो आगे टी पॉइंट ऐसे बना होता है, तो वो भी आपको अपना पैडल बढ़ाएगा और आप अपना पैडल बढ़ाओगे लॉक करके, वो आपको खींच लेगा। लेकिन निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। गिर गए, पानी में गिर गए, अरे प्रकृति के साथ, इस प्रकृति में जी रहे हो, प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त भी नहीं बिता रहे हो, डर लग रहे हो, तो बेकार है। गंगा जो पवित्र नदी, सोचो कितनी बड़ी चीज, अगर आप 15-20 मिनट आधा घंटा रह गए